नमस्कार दोस्तों और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश गोरक्षकर हूं और प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी यूट्यूब चैनल से आपको सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम सेक्टर की बात करेंगे वो बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर रहेगा। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो काफ़ी हद तक पहले भी कोविड-19 के पहले भी काफ़ी खराब सिचुएशन में था और कोरोना आने के बाद ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा तकलीफ आई है। इनफैक्ट हमारा काफ़ी कंपनीज के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल और कमेंट्री जो हुई है उससे यही जानने के बाद आया है कि जो डिमांड है वो बहुत बुरी तरह से पिट गई है। कमर्शियल के लिए भी थोड़ा बहुत सिचुएशन अभी भी खराब है, रेसिडेंशियल के लिए भी काफ़ी खराब है। काफ़ी बिल्डर्स ऐसे हैं जो काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री बना चुके हैं लेकिन अभी कोई डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। और इनके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनका कैश फ्लो का प्रॉब्लम बहुत ही खराब है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो दोस्तों इस सेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो हमको लग रहा है कि जो हाउसिंग सेल्स है यानी जो मकान के सेल्स है वो बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट होने वाले हैं FY21 में, यानी आने वाले साल के लिए। और रियल एस्टेट सेल्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये है कि इनके लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लिक्विडिटी NBFC से या बैंक से इनको मिलती नहीं है तो इनके लिए इनके ऑपरेशंस करने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात जो कस्टमर का अभी सेंटिमेंट है वो बहुत ही खराब है। नया मकान या नया कोई घर लेने की गुंजाइश अभी फिलहाल तो कोई कर नहीं रहा है। और जिनके घर कस्टमर्स ने बुक किए हैं वो काफ़ी बड़ी दुविधा में है क्योंकि कोरोना होने के बाद उनको अभी पता नहीं है कि इनका बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है, जो रेरा के अंडर ये रियल एस्टेट कंपनीज को सब फॉलो करना पड़ता है, ये कैसे होगा। अभी हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पैकेज दिया था उसमें इन्होंने इतना ही कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर की थोड़ी बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए मदद बैंक्स करेंगे और इनका जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है वो थोड़ा सा लंबा किया जाएगा, यहाँ पे फोर्स मेजर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट हमको लग रहा है कि दोस्तों ये अनाउंसमेंट्स के बाद एक बात जो कम से कम काफ़ी इम्पोर्टेंट और विजिबल है, ये है कि डिमांड अभी भी ग्राउंड लेवल पे बहुत ही वीक है। और इसलिए हमको लग रहा है कि हालांकि ये अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ज़रूर दिया है, लेकिन छोटे बिल्डर्स के लिए अभी भी दिक्कत यही है कि इनके पास कर्जा काफ़ी है, इनके पास डिमांड नहीं है और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक अटके हुए हैं। Q3 में अगर हम थोड़ा बहुत ये रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो टॉप 7 सिटीज में था वो करीबन 18 मिलियन स्क्वायर फुट का सप्लाई इन्होंने देखा है। और बेसिकली इसमें जितना जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो करीबन 12 मिलियन स्क्वायर फुट है। तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई साइड पे अभी भी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी लेस है और इसका इम्पैक्ट सीधा रियल एस्टेट के प्राइसेस पे होगा। अभी जो सिटीज है जहाँ पे हम कहते हैं कि जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है उसमें से बेसिकली हम मुंबई और बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब जरूर हो चुका है, लेकिन NCR रीजन है जो न्यू दिल्ली का रीजन है वहाँ पे बहुत भारी तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला है। दूसरी बात हैदराबाद और पूना, यहाँ पे भी हमने देखा है कि ये जो एरियाज है बहुत कमर्शियल एज वेल एज रियल एस्टेट के लिए रियल एस्टेट का डिमांड काफी कम हो चुका है। तो दोस्तों माहौल तो काफी खराब है। दूसरी बात जो कोविड-19 का डेवलपमेंट हो चुका है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे करेगा क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स और जो कस्टमर का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही खराब है। अभी जिस प्रकार की हमको ग्राउंड कमेंट्री मिल रही है, ग्राउंड इनपुट्स मिल रहे हैं, इसमें एक ही बात दिख रही है कि जो रेसिडेंशियल सेल्स का जो मोमेंटम है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे कटाई और यहाँ पे डिक्लाइन देखने की संभावना रहेगी क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ऐसा ही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, नए कस्टमर्स अपने डिसीजंस अभी डिफर कर रहे हैं। नया घर अगर उनको लेना है तो वो अभी इमीडिएटली लेने की सोच नहीं रहे हैं। पहले तो सारा जो मास है और जो लोग हैं वो पहले सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात, काफ़ी जो फेस्टिवल्स इंडिया में इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि गुड़ी पाड़वा है, युगाड़ी है, ये सारे लॉकडाउन के टाइम पे हुए हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि इस बार कोई रियल एस्टेट कंपनी को ऐसा मौका ही नहीं मिला कि ऐसे फेस्टिवल्स पे वो अपने सेल्स बढ़ाने की कोशिश करे। दूसरी बात, हमने देखा है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स अभी काफ़ी हद तक वापस जा रहे हैं,
इसका भी सीधा इम्पैक्ट रियल एस्टेट कंपनीज पर रहेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रियल एस्टेट बिजनेस में होता है। और अगर ये वर्कर अपने गांव वापस जाएंगे तो उनके बाद वापस आने के बाद ही ये कामकाज शुरू होगा, क्योंकि माइग्रेंट लेबर एक ऐसी इनपुट है जो इतनी जल्दी रिप्लेस होती नहीं है। तो इसलिए ये जो माइग्रेंट लेबर का भी इशू है, इसमें भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जो प्लेयर्स है इनके लिए बहुत दिक्कत बड़ा होगा। और स्पेशली रियल एस्टेट कंपनीज को होगा, क्योंकि इनके पास अगर प्रोजेक्ट्स है, उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए उनको ये माइग्रेंट वर्कर्स की जरूरत जरूर लगेगी। दूसरी बात है कि आज जो इकोनॉमी का माहौल है, यहाँ पे हमने देखा है कि काफी लोग अपने जॉब्स गवा चुके हैं, काफी लोगों की जॉब कट्स, सैलरी कट्स हो चुकी है, इंक्रीमेंट्स की तो हम बात ही नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी बात, डेवलपर की कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना भरोसा है, विश्वास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी कस्टमर्स देखते हैं। तो हमको लग रहा है कि इस डेवलपमेंट में और इस माहौल में हो सकता है कि ये जो खरीदने का जो फ्रेश मोमेंटम है कस्टमर्स का, स्पेशली रेसिडेंशियल सेगमेंट में, वहां पे आपको काफी गिरावट देखने को मिलेगी। और कम से कम 2-3 क्वार्टर्स में तो ये जो डाउनटर्न है ये विजिबल इनके नंबर्स में जरूर आएगा। दोस्तों, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली लॉकडाउन की है। लॉकडाउन अभी 17 मई तक है। हमको लग रहा है कि 17 मई के बाद भी जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, इसके बाद भी हमको लग रहा है कि मैसिव डिस्ट्रप्शन आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी अगर किसी बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट खत्म भी करना है, तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल लगते हैं जैसे स्टील है, सीमेंट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये सब भी बहुत बुरी तरह से ठप हो चुका है। तो इसका भी सीधा इम्पैक्ट आपको इनके बिजनेस और इनके रेवेन्यू पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि ये जो कोविड-19 है ये काफी वेल स्प्रेड आउट है यूएस में, यूरोप में। और देखो, हमको लग रहा है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग हैं, और जहां से जिसका धंधा बेसिकली आउटसोर्स्ड क्लाइंट से आता था, कि जैसे कि यूरोपियन क्लाइंट्स है या यूएस क्लाइंट्स है, इनके लिए बहुत दिक्कत भरा मामला होगा। क्योंकि जब तक पूरी तरह से यूएस और यूरोप में ये कोरोना वायरस सेटल नहीं होता, नॉर्मल सी नहीं आती, तब तक जो प्रोजेक्ट्स ऐसे बड़े कॉर्पोरेट और प्रीमियम कस्टमर्स के लिए बनाए गए थे, इनके लिए भी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे सेल इमीडिएटली नहीं होगी। दूसरी बात, जो रेंटल्स है, रेंटल्स का भी हमने देखा है कि करीबन 10 से 15% रेंटल्स अभी गिरे हैं 2020 अभी अभी के माहौल में। और यहाँ पे दिक्कतें ऐसी हो रही है कि काफी लोग तो अपना रेंट भी नहीं दे रहे। तो ये भी डेफिनेटली एक रब ऑफ इफेक्ट है जो रियल एस्टेट सेक्टर को इफेक्ट करेगा। और ये स्पेशली लीज्ड ऑफिसेज के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि काफी हद तक रियल एस्टेट प्लेयर्स लीज ऑफिसेज का भी काम करते थे और वहां से फिक्स्ड इनकम उनको आती थी। लेकिन अभी ये जो माहौल है, यहाँ पे देखा गया है कि काफी कस्टमर्स फोर्स मेजर इशू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट इनके लिए दिक्कत भरा होगा, क्योंकि इनको अगर फोर्स मेजर मिलता है तो डेफिनेटली इनके इनकम और इनका जो रेंटल इनकम है इसके ऊपर काफी भारी तरह से इफेक्ट होगा। तो दोस्तों, ओवरऑल पोजीशन जो रियल एस्टेट सेक्टर की है वो काफी खराब है। और हमको नहीं लग रहा है कि कम से कम आने वाले जून या सितंबर के क्वार्टर में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। अभी दोस्तों, इस सेक्टर में गिने चुने कंपनीज है। पहली कंपनी जो हमको इस सेक्टर में हम काफी अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं, वो बेसिकली है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी का जो चौथे तिमाही का परफॉर्मेंस है, इसमें हम देख रहे हैं कि शायद इनका जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी काफी बुरी तरह से गिरेगा, करीबन 22% गिरने की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू है, यानी कामकाजी रेवेन्यू जो है, वो करीबन 41% गिरने की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे करीबन 333 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वहां पे कम से कम 50% का फॉल देखने की हमको पॉसिबिलिटी दिख रही है। करीबन 76-77 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात कंपनी मैनेजमेंट से मार्केट चाहेगा, वो ये है कि उनका जो थाने का लॉन्च है और गोरेगांव का जो लॉन्च है, वहां पे क्या प्रोग्रेस है इनका, और एक दूसरा रेंटल एन्युटी पोर्टफोलियो है, वहां पे क्या स्टेटस है। तो मार्केट्स इस इनपुट को बहुत अच्छी तरह से देखेगा, और उसके बाद ही इस स्टॉक में एक तेजी आएगी। बट हमको लग रहा है कि जिस प्राइस पे ये अभी है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत और बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिले। दूसरा स्टॉक है जो बैंगलोर बेस्ड है, और कंपनी का नाम है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। दोस्तों, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में हमको लग रहा है कि चौथी तिमाही जो है वो थोड़ी सी लेस इम्पैक्ट होगी। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो करीबन
ये 1.3 1.5% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। यहाँ पे करीबन 9.7 टू 10 लाख स्क्वायर फुट बेचने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की खराब होने की संभावना है। यहाँ पे जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू हमको लग रहा है कि कंपनी चौथी तिमाही में थोड़ा सा लोअर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी, करीबन 20% डीग्रोथ होने की संभावना है। और यहाँ पे 615 करोड़ का रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 80% प्रॉफिट गिरने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली जो फॉल है प्रॉफिट का वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसलिए हमको लग रहा है कि यहाँ पे आपको जरा थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी जो मैनेजमेंट है उसकी जो ग्रोथ आउटलुक की कमेंट्री रहेगी, वॉल्यूम गाइडेंस का कमेंट्री रहेगी, प्लस ओवरऑल सेक्टर का क्या हाल है, ये सुनने के बाद भी ये स्टॉक में एक थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। बट तब तक मेरे ख्याल से इस शेयर में डेफिनेटली कोई ना कोई अपसाइड आने की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पे भी कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट अपना बैंगलोर में किया है, स्पेशली ब्रिगेड टेक गार्डन, डब्ल्यूटीसी चेन्नई के प्रोजेक्ट्स है। तो ये प्रोजेक्ट्स में अभी क्या स्टेटस है, ये मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच करेगा। यहाँ पे कोई भी डिले होता है तो इनको और तकलीफ आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले साल में बेयर करनी पड़ेगी। तीसरी कंपनी जो अभी हमने रियल एस्टेट सेक्टर में इंक्लूड की है वो बेसिकली फिनिक्स मिल है। दोस्तों ये कंपनी ज्यादातर रिटेल माल और रेंटल इनकम पे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि नियर टर्म का जो बिजनेस आउटलुक है वो काफी खराब है। और FY 21 के लिए भी जो दिक्कतें हैं वो कम नहीं होंगी, तो यहाँ पे चैलेंजेस रहेंगे। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 45% चौथी तिमाही में गिरने का अनुमान है, करीबन 425 करोड़। और यहाँ पे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेगमेंट में इनको डेफिनेटली काफी हद तक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। रिटेल और जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट्स है ये भी काफी हद तक इम्पैक्ट होंगे। और इनके जो माल है, फिनिक्स माल है, यहाँ पे भी डेफिनेटली इनको रेंटल इनकम कम होने की एक अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ पे माल भी बंद हो चुके हैं। अगर इबिटा मार्जिन की बात करें तो करीबन 200% 200% बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिलेगी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको लग रहा है करीबन 45 करोड़ आएगा, लेकिन ये भी हमको लग रहा है कि ज्यादातर थोड़ा सा अदर इनकम का सहारा होगा। और ओवरऑल जो आउटलुक है वो आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट जो प्रॉफिट मैंने अभी आपको बोला वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से करीबन 80% कम आने की संभावना है। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो डीग्रोथ का मामला है वो शायद हमको सितंबर जून के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और नॉर्मल सी आने के बाद में हमको लग रहा है कि शायद 2-3 महीने के बाद में ही दिसंबर क्वार्टर से ही थोड़ी बहुत रिकवरी शायद फिनिक्स मिल के स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इनके लिए वो ये है कि बेसिकली रिटेलर्स का क्या रवैया रहेगा माल में जाने के लिए, प्लस इनका जो दूसरे जो माल ये बना रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे क्या स्टेटस है, ये सारी बातें मार्केट्स मैनेजमेंट के कमेंट्री से सुनने की कोशिश करेगा। और क्या आउटपुट आता है मैनेजमेंट के साइड से क्लोजली वॉच करेगा। तो नेट नेट इतना ही है कि फिनिक्स मिल में भी डेफिनेटली जो डाउन ट्रेंड है वो शायद और थोड़ा बढ़ने की संभावना रहेगी। अभी आते हैं कंट्री के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्लेयर दैट इज डीएलएफ को। डीएलएफ दोस्तों ऐसा प्लेयर है जो ज्यादातर लग्जरी रियल एस्टेट और रेंटल इनकम पे डिपेंड करता है। और इनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत का मामला अभी के माहौल में ये है कि इनका जो लग्जरी रियल एस्टेट का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बुरी तरह से पिट चुका है। यहाँ पे काफी वीक डिमांड है। और यहाँ पे इनके पास ऑलरेडी काफी बड़ी इन्वेंट्री है, यानी जो प्रॉपर्टीज है वो अभी बिकी नहीं है। दूसरी बात, डीएलएफ ने करीबन 7.3 बिलियन यानी 730 करोड़ का जो प्री सेल्स इन्होंने अपना एक लग्जरी प्रोजेक्ट अल्टीमा में जो बुक किया था। अभी इस प्रोजेक्ट को लेके भी काफी दिक्कतें होने की संभावना है, क्योंकि ये सारे हाई प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन में नहीं आते। दूसरी बात, इनके पास करीबन 30 मिलियन स्क्वायर फुट लीज एसेट्स है, इस जिसमें से 6.6 मिलियन स्क्वायर फुट अभी भी कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों ये जो एसेट्स है ये अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड में है, तो आप यकीन अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारे प्रोजेक्ट्स थोड़े से ठप हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोग्रेस हमको लग रहा है थोड़ा सा इफेक्ट होने की संभावना रहेगी। इनमें से जो साइबर पार्क है जो करीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर फुट का है, ये
पहले तिमाही FY21 में शुरू होने की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या स्टेटस आगे मैनेजमेंट कहेगा। चेन्नई में भी इनका एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली इनको रेंटल देगा, और ये भी हमको लग रहा है कि Q1 FY21 में और Q3 FY21 में आएगा। तो मैनेजमेंट के पास थोड़ा सा बफर जरूर है, लेकिन यहाँ पे कितना प्रोग्रेस इस लॉकडाउन में होता है और लॉकडाउन के बाद कितनी तेजी से ये काम चलेगा, ये देखने लायक रहेगा। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो चौथी तिमाही में रेवेन्यू करीबन 35% गिरने की संभावना है, करीबन 873 करोड़ को। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत भारी तरह से गिरने की संभावना है, करीबन 45% प्रॉफिट गिरने की पॉसिबिलिटी इस चौथी तिमाही में हमको लग रहा है, और करीबन पीएटी करीबन 225 228 करोड़ आने की अपेक्षा रहेगी। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो आउटलुक रहेगा, स्पेशली अनसोल्ड इन्वेंट्री पे जो बिके हुए हैं, जो प्रॉपर्टी बनी हुई है वो, उसके ऊपर क्या स्टेटस रहेगा, और स्पेशली जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या ग्रोथ आउटलुक रहेगा, वो मार्केट्स बहुत अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेगा। स्टॉक ऊपरी लेवल से ये काफी टूट चुका है, लेकिन जिस प्रकार की कमेंट्री और जिस प्रकार के नंबर्स आने हैं, स्पेशली FY21 में भी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तो इस स्टॉक से हमको लग रहा है इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और नतीजा आने के बाद, कमेंट्री सुनने के बाद में ही एक डिसीजन लिया जा सकता है। दोस्तों अभी कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि रियल एस्टेट भी एक ऐसा सेक्टर है जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और अगर ज़्यादा दिन लॉकडाउन कंटिन्यू होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर थोड़ी ठप होती है, तो इनके लिए डेफिनेटली डिमांड में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। दूसरी बात, रिटेल सेगमेंट मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो चुका है, बहुत रेसिडेंशियल के लिए एज वेल एज माल्स जो काफ़ी रियल एस्टेट प्लेयर चलाते हैं, वहाँ पे दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, अभी रेंटल की बात करें तो रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन कंपनीज को तकलीफें होंगी, क्योंकि काफ़ी हद तक जो कस्टमर्स है वो रेंटल में कटौती मांग रहे हैं, कोई कस्टमर्स तो रेंट ना देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो माहौल है वो हमको लग रहा है कम से कम 6 से 12 महीने के लिए लगेगा, और डिमांड आने वाले 6 से 12 महीने में थोड़ी सी नरम जरूर रहेगी। नॉर्मल सी जो है वो नॉर्मल सी आपको पॉसिबली नवंबर दिसंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा पोजीशन है। हालांकि वहाँ पे भी दिक्कतें जरूर है, लेकिन रेसिडेंशियल में जो प्रॉब्लम्स है वो दिक्कतें काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स बिल्डर डिलीवर नहीं करता है, तो डेफिनेटली इनके लिए और दिक्कतें पड़ेंगी। रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल एज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स है, ये इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आगे आने वाले 6 से 12 महीने में प्रूव हो सकती है। तो हमारा मानना है कि इस सेक्टर से दूर रहे। हालांकि ये सेक्टर काफ़ी चर्चित है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए हमको लग रहा है कि ये शायद एक सही मौका नहीं है, और इस सेक्टर को डेफिनेटली अभी तो इस करंट प्राइस पॉइंट पॉइंट से व्यू से तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों तो आज हमारा ये वीडियो रियल एस्टेट सेक्टर पे खत्म हो गया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया। हम ऐसे काफ़ी इन्फॉर्म्ड वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अभी तो अर्निंग सीजन पे हमने फोकस किया था, लेकिन आगे हम आपको ऐसे वीडियोस बताएंगे जिससे आपका जो नॉलेज इक्विटी मार्केट्स का है वो और अच्छी तरह से बढ़े, और अच्छे निवेशक बने, अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको मिले। तो आपको जो भी फीडबैक देना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको ज़रूर हमको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अभी का और पहले का, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाए और उनकी भी मदद हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।